आप क्या चाहते हो कि भारत को रॉयल्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? क्योंकि कुछ कुछ लोगों की गलत फहमियाँ होती है, कुछ कुछ लोगों के अजम्पशंस होते हैं, पर आप कुछ ऐसे गलत फहमियाँ या अजम्पशंस करेक्ट करना चाहोगी? क्योंकि हमारी एक थोड़ी जेनजी ऑडियंस है, तो जो भी चाहिए बता दो। मुझे लगता है कि रॉयल्टी या आप राज्य परिवार को जो आप कहते हैं वो केवल एक महल में सीमित एक लोग नहीं है कि आपको ये दृश्य दिखता है कि अगर आप कह रहे हैं राज्य परिवार की मुकुट होगा, तलवार होगी, घोड़े होंगे और थोड़ी नाचने वालियाँ भी होंगी ये हमेशा एक इम्प्रेशन रहा है और हिंदी सिनेमा ने भी ये इम्प्रेशन ज़्यादा इनकरेज किया है। लेकिन अगर आप देखें जो इतिहास है, राजवी परिवार सदियों से चलते आ रहे हैं और उनको जो प्रेम अभी भी लोगों से, समाज से अभी भी मिलता है, वो यही दर्शाता है कि लोगों के साथ एक अटूट संबंध रहा है राज्य परिवारों का। क्योंकि दे वर नॉट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स कि आप चंद सालों के लिए आप लूटने आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज़ आए और जो राजवी परिवार थे हिंदुस्तान के, उनके अटूट संबंध थे और लोगों को सबने एक्सप्लॉइट किया है। हुआ है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसे किस्से नहीं हुए हैं इतिहास में। 550 राजवी परिवार रहे हैं हिंदुस्तान में, परंतु आप तो भी देखेंगे कि आज भी अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर जाता है, अपने लोगों से मिलता है, उसे सम्मान और प्रेम ही मिलता है। और यही एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आप बताऊं कि जो संबंध रहा है और हिंदुस्तान के इतिहास में जो डेमोक्रेसी जब आई तो इट वाज अ ब्लडलेस डेमोक्रेसी। वहाँ पे आपको कोई झगड़े नहीं दिखे हैं कि वहाँ पे कोई ब्लडशेड नहीं हुआ है जैसे कि पार्टीशन में हुआ। 550 स्टेट्स राज्य परिवार जिन्होंने एक वन यूनिफाइड इंडिया के लिए अपने राज्य को का बलिदान किया, उनका एक अस्तित्व का बलिदान किया आप देखें तो, क्योंकि एक आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप एक राजा हैं, आपकी प्रजा है, आपका कुटुंब है, आप सडनली यू आर अ नोबडी। बट इट वाज अ वेरी वेरी पीसफुल ट्रांजिशन एंड मेरे हिसाब से राजवी परिवार का यही रहा है कि अडेप्टेबिलिटी रही है। और आप भी एक रॉयल फैमिली से हो ओरिजिनली? जी, मतलब शादी से पहले? जी। तो आई एम श्योर कि बचपन में भी आपने पार्टीशन के टाइम के किस्से सुने होंगे, या आपस में जब परिवार खुद के इतिहास के बारे में बात कर रहा होगा, इस फेज के बारे में चर्चा हुई होगी जी। तो क्या चर्चा होती थी, मतलब उस फेज के बारे में? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो परिवारों में ऐसी बातें होती नहीं थी, क्योंकि ये एक इतना इतिहास का इतना है दर्दनाक एक एपिसोड रहा है। मुझे पार्टीशन के बारे में ज़्यादा पता चला एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, मास्टर्ड इन हिस्ट्री, कि अमृता शेरगिल की अमृता प्रीतम सिंह सॉरी की कहानियों से। तो वो एकदम जो दर्द उठता था वो मुझे ऐसी कहानियों से पता चला है रादर देन फैमिली कॉन्वर्सेशंस। और ये तो अब है कि अब इवन हिस्ट्री इज एक्नॉलेजिंग व्हाट हैपेंड विद पार्टीशन, यू नो। हम तो डिनाइल में रहे हैं इतने। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, पर मेरे ख्याल से एक पीरियड था जहाँ सारे प्रिंसली स्टेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर सौंप दिया। मैं उसके बारे में भी पूछना चाहता हूँ। इज इट रूड फॉर मी टू आस्क दिस? नो नो, इट्स नॉट एट ऑल रूड। ओके, पर उस फेज की कुछ चर्चा होती है? होती है, क्योंकि आप जब प्रिवी पर्सेस गए, आपने पीसफुली रेलीगेट किया डेमोक्रेसिकली, एंड नोबडी, कोई भी राजवी परिवार नहीं कहेगा कि हमने गलत किया है। हम सब, वो दृढ़ निश्चय था और आज भी वो विश्वास अटूट है कि हिंदुस्तान एक है एंड वी इट नीडेड टू बी अ डेमोक्रेसी। प्रिवी पर्सेस का जब आया मुद्दा 1972 में, इंदिरा गांधी जी ने जब
हटाए वो प्रिवी पर्सेस, प्रॉबेबली आई कैन नॉट से उनको जाना वॉज अ टाइम फॉर इट टू गो और नॉट, बट जो परिवार थे, राजी परिवार, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ उसके बाद, क्योंकि वेल्थ टैक्स आ गए, काफ़ी टैक्सेशन हो गया था, तो मुश्किल हो गई हमारे परिवारों को घर चलाने में भी काफ़ी हद तक, और अपनी जो चीज़ें थी, जैसे कि आप कहेंगे कि आपकी पूजा के बर्तन अगर चांदी सोने के थे, या आपके थ्रोन थे या सिंहासन थे या आपके घर थे, तो वो काफ़ी लोगों को बेचने पड़े, क्योंकि यू कुड नॉट मेंटेन, टैक्सेशन बहुत हाई था। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे लोगों के सोने चांदी चले गए, वो होता है, मैं उस हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को गलाना पड़ा, उन चीज़ों को बाहर विदेश में भेजा, क्योंकि एक शर्म महसूस होती थी कि आप इस अवस्था में हैं कि आपको बेच के अपना जीवन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना है। और अगर यही चीज़ें अगर आज हमारे देश में रहती, कि आज हमारे एक नेशनल म्यूज़ियम में दिखाती, तो वो एक प्रतीक होता कि आपका कल्चरल क्या रहा है, एक हिंदुस्तान की जो झलक दिखती है आपको, कि आपके समाज में किस किस्म की कलाकृतियाँ बनती थी, कि क्या घराने थे, क्या कारखाने थे, क्या हुनर और कला थी हिंदुस्तान में, वो जो एक प्री इंडिपेंडेंस जो था। और काफ़ी ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये प्रोत्साहन राजी परिवारों से आता था, तो वो हमने खो दिया। वो चीज़ें कहाँ अब? काफ़ी चीज़ें फॉरेनर्स ने ली हैं, विदेशों ने एक अपने प्राइवेट कलेक्शन में ली हैं, और काफ़ी कौड़ियों के दाम बिकी हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप खुलेआम बेच नहीं सकते थे, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, आप कम दामों में आप रकमों में बेच रहे थे ये चीज़ें। तो कई राजी परिवारों ने चीज़ें, बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान की बनी चीज़ें बाहर गई हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी, और काफ़ी चीज़ें गला दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ। बरोड़ा के पास एक सोने की तोप थी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस टैक्सेशन की वजह से उसको रखना नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि आप बहुत उसकी वैल्यू का ड्यूटी आप पे कर रहे थे, सोने की वैल्यू का ड्यूटी। तो मेरे ससुर जी, स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ ने एक्चुअली कल्चर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि आप ये ख़रीद लीजिए, इतनी खूबसूरत नायाब चीज़ है ये, हमारे हिंदुस्तान में बनी, कोई नहीं बनाएगा ऐसी चीज़, आप खाली गोल्ड के दाम ले लीजिए, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, टैक्सेशन पे करना नहीं अफोर्ड कर रहे हैं। तो वो नहीं लिया उन्होंने, और वो एक्चुअली हैड टू बी सोल्ड टू द मिंट, वेयर इट वाज एब्सोल्युटली गला दिया गया। तो ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में हमने खोई हैं। सो पर्सनली मुझे उन चीज़ों का भी ख़राब लगता है, क्योंकि एक जो सेंस ऑफ प्राइड आता है आपको अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए, वो सब धीरे धीरे ओझल हो